कैंप जो पंजाब हुकूमत चौधरी परवेज़ लाई साहब की सरपरस्ती में वहाँ पर कायम किए गए हैं। जनूबी पंजाब के अंदर 100 से ज़ायद रिलीफ कैंप है जहाँ पर खाने पीने की अशिया, अद्वियात, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और फिर मिनिस्टर्स हर एक ज़िले के अंदर जनूबी पंजाब में जहाँ जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, इस वक्त हर तहसील और हर ज़िले में एक मिनिस्टर जो है वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है और वो पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए, चौधरी परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पर तमाम रिलीफ की और रिहेबिलिटेशन की जितनी सरगर्मियाँ हैं पंजाब हुकूमत की, उसको वो लीड भी कर रहा है और उसको सुपरवाइज़ भी कर रहा है। फिर उसके अलावा पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जहाँ सैलाब की वजह से स्कूल और कॉलेजेस डिस्टर्ब हुए हैं उनके ऊपर फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया गया है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, ताकि बच्चों और बच्चियों की तालीम के हवाले से कोई प्रॉब्लम फौरी तौर पे मुस्तकबिल करीब के अंदर ना हो। ये पंजाब हुकूमत की इमीडिएट जो सरगर्मियाँ हैं मैंने आपके सामने रखी, इसमें कोई फ़ोटोशॉप नहीं है, इसमें कोई फ़ोटो सेशन भी नहीं है। ये भी सुन लें, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया कि जनाब सिर्फ टीवी चैनल्स के अंदर और अखबारात के अंदर लगाने के लिए अपनी तस्वीर, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। यहाँ प्रैक्टिकली काम किए हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब ने अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जो उनका 40-45 साल का इंतज़ामी और सरकारी ओहदों का तजर्बा है, एग्जैक्ट और करेक्ट और टारगेटेड फैसले किए हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिले, इलाकों के अंदर रिहेबिलिटेशन हो, किसान की ज़िंदगी जो है वो दोबारा से बहाल हो। फ़ोटोशॉप नहीं किया, क्यों चीज़, कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया, कोई अखबारों में बच्चे को उठा के किसी बुज़ुर्ग के सामने बैठ के कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई तस्वीर नहीं, प्रैक्टिकल काम किए हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब ने पंजाब के अंदर। उसके बाद दूसरी तरफ अब मैं सिंध के इशू के ऊपर बात करना चाहूँगा। सिंध के अंदर इस वक्त हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर हैं, असम्बली में ऑफिशियल अपोजिशन लीडर, उसके ऊपर जुल्म और जबर और इस्तबदाद के पहाड़ गिराए हुए हैं। पूरा सिंध सैलाब में डूबा हुआ है। सिंध के 14 साल से लगातार हुक्मरान रहने वाले निकम्मे और नाअहल और नखट्टू जरदारी ख़ानदान, उसकी वजह से, आसिफ जरदारी की वजह से, बिला वजह भुट्टो और छोटू जरदारी की वजह से, उसकी नाअहली और करप्शन की वजह से पूरा सिंध डूबा हुआ है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, ये इस वक्त तलकीन कर रहे हैं पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, और बिलावल जरदारी का बयान देता है कि जनाब आवाम सैलाब में डूब रही थी और इमरान खान साहब अपने जलसागाह को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे। बिला वजह भुट्टो साहब, आपको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इमरान खान वो लीडर है जिसने इसी सैलाब और जितनी मौसमियाती आफतें हैं उनका इदराक करते हुए वज़ीर आज़म की हैसियत से उसने बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट शुरू किया था जब 2013 के अंदर। तो आप लोग मजाक उड़ाया करते थे। आप जैसे नाअहल और निकम्मे, एक लो लेवल का विजन रखने वाले लीडर, मनी लॉन्ड्रिंग के शौकीन, जाली टीटीज बनाने के शौकीन, लूटमार करने के शौकीन, खरबहा डॉलर पाकिस्तान के लूट के बाहर ले जाने के शौकीन, उस वक्त ठट्ठे बांधा करते थे इमरान खान साहब पे कि देखो कौन सी दूर की कोड़ी लेकर आया इमरान खान। फिर आप जैसे ही निकम्मे और नाअहल लीडर थे, जब मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से तकरीर किया करते थे और पाकिस्तान के अंदर मैयज़ लिया करते थे, डिसीजंस लिया करते थे, तो आप लोग मजाक उड़ाया करते थे। और फिर यही वो लीडर है इमरान खान जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एज वज़ीर आज़म 10 आबी डैम्स बनाने का फैसला भी किया और उसकी संगे बुनियाद भी रखी। आप लोग उसके ऊपर मजाक उड़ाते थे। और आप जो 14 साल से सिंध के अंदर बरसे इक़्तिदार है और आज पूरा सिंध जो है वो डूबा हुआ है। 2010 के अंदर भी सैलाब आया था, आपकी हुकूमत थी। 2008 से लेके आज तक आपकी हुकूमत है। सिंध की आवाम और हम लोग
یہ پوچھنے کے حقدار ہیں کہ آپ نے ان 14 سالوں میں ہر دوسرے تیسرے چوتھے سال آنے والے یہ جو سیلاب کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ آپ نے جناب کیا میز اڈاپٹ کیے؟ حقیقت یہ ہے کہ پورے سندھ کے اندر جتنے دریا ہیں، نالے ہیں، کھالے ہیں، نہریں ہیں، اس کے ارد گرد اسی پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی ایز نے اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے پیسہ کمانے کے لیے جو ہے وہ اس کے ارد گرد بستیاں بسائیں، سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے، اپنی مرضی سے جناب پانی کا رخ موڑا، اپنی مرضی سے جو ہے ان نالوں کو اور نہروں کو اور کھالوں کو تنگ کیا، جس کی وجہ سے آج جب پانی زیادہ آتا ہے تو پانی باہر نکلتا ہے اور جا کے پھر باقی قصبوں، گوٹھوں کو اور شہروں کو ان کو تباہ کرتا ہے۔ ان 14 سالوں کی نااہلی اور نکمے پن کا اوپر تم پردہ ڈالنے کے لیے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اے بیڈ مین کاز ود اٹس ٹول، اس کے مذاق تم عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہو جس نے صرف 3.5 سال کی حکومت کے اندر ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا تھا، موسمیاتی تبدیلی کو، سیلاب کو، آفتوں کو، ان ساری چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کو کہا تھا، اور عملی طور پر ڈیمز بنا کر، ڈیمز کی بنیاد رکھ کے تم لوگوں نے تو آج تک مرسوں تو ڈیم نہ بنسو کہ تم نے نعرے لگائے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے ایک کوئی چھوٹا موٹا ڈیم سندھ کے اندر کوئی تم نے بنایا ہو؟ تم نے اپنی وفاقی حکومت کے اندر کوئی آبی ڈیم بنایا ہو؟ تم نے صرف پرائیویٹ کارخانے لگائے اربوں ڈالرز کی لوٹ مار کرنے کے لیے، جس کا خمیازہ آج پوری پاکستانی قوم 1992 سے لے کے آج تک وہ پرائیویٹ کارخانے جو پیپلز پارٹی کی حکومت سے بنیاد پڑی تھی اور پھر اس کے بعد نواز شریف، شہباز شریف اور یہ سارے لوگ اسی ٹریک پہ ہیں۔ واحد عمران خان ہے کہ جس نے ڈیمز بنانے کا اعلان کیا تاکہ سستی بجلی بھی ملے، پاکستان کے اندر سیلاب کی تباہکاریاں بھی کم ہو، پاکستان کے اندر آبپاشی کا سسٹم بھی ٹھیک ہو، پاکستان کے کسانوں کو فائدہ ہو۔ یہ صرف عمران خان صاحب نے سوچا تھا۔ تو جناب والا بلا وجہ بھٹو صاحب اور چھوٹو زرداری صاحب بیان دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور میں چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اس بات کے اوپر بالکل ہم متفق ہیں کہ دریاؤں کے کناروں پہ، نہروں کے کناروں کے اوپر نہ کوئی کمرشل تعمیرات ہونی چاہیے، نہ ہوٹل بننے چاہیے، نہ بستیاں آباد ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کس کا کام ہے؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں۔ باقی پوری قوم اس وقت سیلاب زدگان کی امداد کے لیے متحد اور متفق ہے۔ عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر لوگ ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو فنڈ اس وقت ان کی کال کے اوپر آ رہا ہے وہ ایگزیکٹلی سیلاب زدگان کی امداد کے اوپر انشاءاللہ لگے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزراء نے 1 ماہ کی سیلری ڈونیٹ کر دی، وزیر اعلیٰ نے پیکج کا اناؤنس کیا ہوا ہے، یہ وہ پیسے ہیں جو عوام کے پیسے ہیں، اور عوام کے پیسے کو آپ لٹا کر تعریفیں کر رہے ہیں وزراء کی، پھر وزراء اعلیٰ کی۔ یہ بتائیے گا کہ ان وزراء اعلیٰ نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور ان وزراء نے اپنی ذاتی حیثیت سے، اپنی ذاتی اکاؤنٹ سے کتنا پیسہ دیا ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، تنخواہ تو ان کی ذاتی ہے نا، اور تنخواہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیلاب زدگان کی اور آفت زدہ جو ایریا ہے وہاں پہ جو تباہی آئی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ کروڑوں روپے بھی کوئی دے دے تو اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، لیکن ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، ایک اظہار ہوتا ہے، ایک سمبولیکلی درد دل شو کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو کیبنٹ کے ممبران نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کوئی ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتا سیلاب زدگان کی، لیکن ایک اچھا جسچر دیا انہوں نے۔ چودھری صاحب کی حکومت کے بارے میں مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ خطرے میں ہے، کیونکہ شہباز گل کے مسئلے پر ایم پی اے بہت زیادہ ناراض ہے اور ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں، اور نواز شریف عمران خان صاحب کی تقریروں کی وجہ سے بھی ایم پی اے میں تحفظ ہے اور وہ ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں، تو چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت کے خلاف کبھی بھی عدم اعتماد آ سکتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ آپ دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت اس وقت تک قائم ہے جب عمران خان صاحب چاہیں گے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے حلف اٹھانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے جب عمران خان صاحب کہیں گے میں اس وقت اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز دے دوں گا۔ تو پنجاب کی حکومت اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق انشاءاللہ وہ چلنی ہے،
कितने दिन चलनी है, कितना अरसा चलनी है, वो फैसला इमरान खान साहब ने करना है। बाकी नून लीग के जो है ना वो पंजाबी छोले कहते हैं, वो छोले विक गए हैं ना, अब उनके पल्ले कुछ नहीं है। ये देखिए कि ऑडियो लीक हुई शौकत तरीन की, तैमूर झगड़ा की और लगारी साहब की, तो उसके उस ऑडियो को सुनकर तो ये लग रहा है कि रियासत के खिलाफ खड़ी हो गई है तहरीक इंसाफ से। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है, और पिछले 3 दिनों से ये पहली दफ़ा मीडिया के हवाले से मैं आपके सामने हूँ तो किसी ने सवाल पूछा। 90s के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसने प्रॉपर लेटर लिखा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद रोक दी जाए, पाकिस्तान की फ़ौजी और दिफाई इमदाद रोक दी जाए, प्रॉपर रिटन लिखा था। वो चीज़ें तो इन लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन वो चीज़ के जो एक दर्द दिल के साथ एक चीज़ कही गई। अब मैं इसका कंपैरिजन आपके सामने रख दूं। हमने भी IMF का पैकेज लिया था, हमने भी IMF से डील की थी। जब डील की तो IMF की हस्बे रवायत शरायात होती हैं बड़ी सख्त किस्म की, टैक्सेस लगाने के हवाले से, सब्सिडीज़ ख़त्म करने के हवाले से, और बहुत सी जनाब फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। हमने वो सारी एक्सेप्ट की, लेकिन जैसे ही कोरोना का क्राइसिस शुरू हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब ने और PTI की हुकूमत ने ऑफिशियली IMF को मुतनब्बे कर दिया, इंटीमेट कर दिया कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की आवाम के हालात हैं, उसमें हम आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं चल सकते। जिस किस्म के टैक्सेस, जिस किस्म की फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ आप लागू करना चाहते हैं, जिसका कंसिक्वेंटली इफ़ेक्ट जो है वो आम पब्लिक पे जाएगा, तो हमने उन चीज़ों से बैकआउट किया। वो 1.5 साल बावजूद इसके कि एग्रीमेंट साइन हुए थे। इसी तनाजुर के अंदर शौकत तरीन साहब ने पंजाब के और KP के वज़रा को ये एडवाइस दी कि आप मजबूर करें वफाकी हुकूमत को और IMF को इंटीमेट करें कि ये जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, इस सैलाब की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्ट्रॉय हुई है। पाकिस्तान की आवाम करोड़ों की तादाद में अफेक्टीज़ है, घर उजड़ गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, मवेशी ख़त्म हो गए हैं, खाने पीने से लोग रह गए हैं करोड़ों की तादाद में। इन हालात के अंदर हम IMF की ये टैक्स लगाने की शरायत हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जनाब, इसका जो पीछे जो इंटेंशन थी वो ये थी। अब इसको आप नेगेटिवली ये ऑल पाकिस्तान लूट माल एसोसिएशन लेके जाए तो ये उनकी मर्जी है। आखिरी सवाल उनकी पेशी है खान साहब की, तो फवाद चौधरी का बयान है कि अगर खान साहब के खिलाफ फैसला है तो अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। PTI को कोई खदशा मौजूद है कि खान साहब नाअहल हो सकते हैं? अच्छा, इस पे भी मैं बता दूं, ये भी चलो आपने सवाल पूछा, पहली दफ़ा मीडिया के अंदर ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। मैं उस तकरीर में खान साहब के पीछे खड़ा था। खान साहब ने ज़ेबा साहिबा को, जो एडिशनल सेशन जज है, उन्हें ये कहा था कि जब एक शख्स के जो इंतहाई टॉर्चर हुआ है, उसका रिमांड हो चुका है, उस रिमांड से कुछ हासिल नहीं हुआ और वो तबीयत उसकी सख्त ख़राब है, उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद हो चुका है, अगर उसका दोबारा रिमांड दिया गया है तो ये आपने गलत किया है, हम आपके ख़िलाफ़ आपके हायर ऑफिशल्स में शिकायत करेंगे और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। अब वो हायर ऑफिशियल जुडिशल कमीशन है, हायर ऑफिशियल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जनाब ये बात कही थी। अब उसमें से अगर कोई ये नुक्ता निकाले कि इमरान खान साहब ने जनाब दानियाल चौधरी, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, बेगम सफदर अवान के कहने पे और नवाज शरीफ के कहने पे जो धमकियां सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर जजेस को, उनके बेटों को, उनकी औलादों को लगाया करते थे, ऐसी तो कोई बात नहीं की उन्होंने। बहुत शुक्रिया।